जिसको रिकॉर्डिंग परमिशन चाहिए वो हैंड रेज करके ले ले। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। यस सर। जी, मैं कह रहा था कि हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं और जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब है कि अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को रैंडमली चूज़ करना है। आपकी अपनी बायस या अपनी डिज़ायर इसमें शामिल नहीं होगी कि कौन से एक्सपेरिमेंटल यूनिट के ऊपर कौन सी ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है। वी कैन आल्सो असाइन ट्रीटमेंट्स रैंडमली टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। Every object has a known probability of being sampled। तो जैसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, ये उसी तरह की चीज़ है कि ये भी एक किस्म की सैम्पलिंग है। क्योंकि हमें एलोकेट करना है, सैम्पलिंग का मतलब है हमने चूज़ करना है पहले एक्सपेरिमेंटल यूनिट को, उसके बाद उसके ऊपर ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है। तो जो हम चूज़ कर रहे हैं तो रैंडमली कर रहे हैं, इसका मतलब है ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वाली बात है। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में नोन होती है प्रोबेबिलिटी किसी भी एलिमेंट के या यूनिट के सिलेक्ट होने की। इसी तरह हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे, हमें पता है कि कौन से यूनिट के सिलेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। रैंडमली डिसाइडेड व्हिच एक्सपेरिमेंट यूनिट इज टू बी रन। जब एक्सपेरिमेंटल यूनिट को आपने चूज कर लिया, उसके ऊपर एलोकेट कर दी ट्रीटमेंट, तो फिर कौन से एक्सपेरिमेंटल यूनिट के ऊपर एक्सपेरिमेंट सबसे पहले रन करना है, कौन सा ट्रायल पहले रन करना है, ये भी रैंडमली डिसाइड होगा। How can we do randomization? By assigning random numbers from a random number table। ये आप जानते हैं, सैम्पलिंग में आपने ये टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं कि हम रैंडमिंग कैसे कैसे रैंडमाइजेशन कर सकते हैं। रैंडम नंबर टेबल्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें रैंडम नंबर प्रोड्यूस करने के बाद उनको प्रिंट किया जाता है। लॉटरी मेथड जिसमें हम पर्चियां निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, किसी बाउल में डाल के पर्चियां, वो भी आप कर सकते हैं। कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, या किसी और मशीन को यूज कर सकते हैं जो आपके लिए रैंडम नंबर प्रोड्यूस कर दे। तो ये तरीके आप पहले से जानते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट इज रेप्लिकेशन। हम हमेशा कोशिश करते हैं, रेप्लिकेशन का मतलब है सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी हम डिज़ाइन बनाएं उसके अंदर जो ट्रायल्स हों उनको रिपीट करें। ये हमारी भरपूर कोशिश होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हम कामयाब हों। बाद दफ़ा हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हम ज़्यादा ट्रायल्स को कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पॉसिबल हो हमारी कोशिश है कि हम रिपीट करें सेम एक्सपेरिमेंट को। तो रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। For example, if we need to compare grain yield of two varieties of wheat, then each variety is applied to more than one experimental unit। एक ही एक्सपेरिमेंट एक से ज्यादा जगह पे अप्लाई किया जाए या ट्रायल्स उसके लिए जाएं। The number of times these are applied on experiment unit is called their number of replication। तो रेप्लिकेशन का मतलब है रेपिटेशन। कितनी दफा आप रिपीट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को, वो उसकी रेप्लिकेशन है। Why we do replication? Some variation exists because the experimental units such as individuals or plots of land cannot be physically identical। तो रेप्लिकेशन हम इसलिए करते हैं कि हमने सेम ट्रीटमेंट बेशक अप्लाई की है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल यूनिट जितने भी आप एक जैसे ले लें उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है। जैसे दो प्लाट्स आपके ख्याल में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर होगी। आप बेशक एक ही सीड लगाएं दोनों पे, तो वेरिएशन एक्सपेक्ट करते हैं हम। इसी तरह
दो इंडिविजुअल या दो पेशेंट्स के ऊपर अगर आप कोई मेडिसिन अप्लाई करते हैं, बेशक सेम मेडिसिन हो, तो लेकिन इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन हो सकती है। फिजिकल उसकी आइडेंटिटी जो जो आइडेंटिकल होना है वो सम टाइम काफी मुश्किल होता है। तो रिपीटेडली प्रोड्यूस रिजल्ट्स अंडर सेम एनवायरनमेंट आर मोर रिलायबल। और दूसरा ये बात है कि हम जब एक ही एनवायरनमेंट के ऊपर एक ही एक्सपेरिमेंट को एक से ज्यादा मरतबा रिपीट करते हैं तो हमें उसकी रिलायबिलिटी का पता चलता है। हम हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, हमें अंदाजा होता है कि क्या ये कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? Replication allows the experimenter to obtain an estimate of experimental error, that is pure error. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अनोवा जो है उसके उसमें जो एरर पोर्शन है, एरर फैक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक प्योर एरर और दूसरा लैक ऑफ फिट एरर। ये बात हुई है पहले? पहले एरर पे बात हुई है? नो सर, सर बस बताया था हल्का सा। चलें अब दोबारा सुन ले जरा। जब हम अनोवा बनाते हैं तो आपको पता है कि उसका एक फैक्टर एरर होता है, एंड पे हम टोटल करते हैं, लेकिन उससे पहले एरर होता है, उससे पहले दूसरे सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं। तो एरर जो है वो कंपल्सरी पार्ट है एनालिसिस का। एरर को अगर हम गौर से देखें तो उसके दो कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। एरर को दो हिस्सों में स्प्लिट किया जा सकता है। एक हिस्से को प्योर एरर कहते हैं, एक हिस्से को लैक ऑफ फिट एरर कहते हैं। तो आमतौर पे अनोवा में एक ही एरर लिखी होती है, लेकिन उसके अंदर दो कंपोनेंट शामिल होते हैं। प्योर एरर वो है जो रेप्लिकेशन से एस्टिमेट होती है। जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट को एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट करते हैं तो रिस्पांस के अंदर जो वेरिएशन आ रही है, जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज प्योर एरर। और प्योर एरर को एस्टिमेट करने के लिए ज़रूरी है कि एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाए, अदरवाइज हमें पता नहीं चल सकता कि प्योर एरर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और दूसरी एरर है लैक ऑफ फिट एरर। जैसे मैंने आपको शायद पहले जिक्र किया था कि जैसे हम रिग्रेशन मॉडल को फिट करते हैं, तो रिग्रेशन मॉडल फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा पास डाटा है, दो कॉलम्स हैं, एक्स है और वाई है, और इसको इसकी मदद से हमने एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एस्टिमेट किया है, जिसको हम y हैट का नाम दे देते हैं। अब अगर तो वो बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ है, फिर तो y और y हैट एक ही चीज होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि y और y हैट में डिफरेंसेस आते हैं, वो एक जैसे नहीं होते। तो ये जो डिफरेंस है एस्टिमेटेड वैल्यू और फिटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में रिस्पांस की, ये ड्यू टू लैक ऑफ फिट है। यानी ये इस वजह से आता है कि हमारा ये ख्याल है कि वाई हैट बिल्कुल वाई के बराबर होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हमने जो मॉडल अज्यूम करके एस्टिमेट किया है वो पूरा सूटेबल नहीं है। फिर हम आर स्क्वायर से चेक करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से, कि मॉडल किस हद तक सूटेबली फिट हुआ है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है, 1 के ज़्यादा करीब है, तो हम समझते हैं कि मॉडल बेटर फिट हुआ है। अगर वो 0 के ज़्यादा करीब है तो मॉडल पुअर फिट हुआ है। तो इसको कहते हैं लैक ऑफ फिट, फिटनेस की खामी, फिटनेस में कितनी कमजोरी है। तो लैक ऑफ फिट भी एक एरर है, और प्योर एरर जो रेप्लिकेशन के बाद हमें पता चलता है कि डिफरेंस आ रहा है रिस्पांस में, वो भी एक एरर है। तो आपकी जो अनोवा के अंदर एरर है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, प्योर एरर एंड लैक ऑफ फिट एरर। तो प्योर एरर को एस्टिमेट करने के लिए रेप्लिकेशन का होना जरूरी है। समझ आ गई है रेप्लिकेशन की क्यों जरूरत है? जी सर। Yes, sir. The more replication would provide the increased precision by reducing the standard error of mean. अगर आप रेप्लिकेशन को इंक्रीज करते हैं तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो कम होती जाएगी और आपके रिजल्ट ज्यादा प्रिसाइज आएंगे। ये भी एक स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंस है इसकी। और दूसरा आपको पता है कि जब हम अनोवा बनाते हैं तो अनोवा में एक टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है हमारे पास टोटल कितने रिसोर्सेज हैं उन वेरिएबल्स को एस्टिमेट करने के लिए जो ऊपर लिस्ट में लिखे हुए हैं। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन में हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को लिखते हैं जिनकी वजह से
हमारा रिस्पॉन्स इफेक्ट होता है और उनको एस्टिमेट करने की ख्वाहिश होती है हमारी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें वो सोर्सेज प्रोवाइड करती है कि हम इन चीज़ों को एस्टिमेट कर सकें। अगर आप रिपीट करते हैं एक्सपेरिमेंट को तो ज़ाहिर है नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ेंगे और आपके टोटल में इंक्रीज आएगी, यानी आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे। तो इसलिए एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी प्रोड्यूस होती है रेप्लिकेशन से और एरर भी एस्टिमेट होती है। लेकिन ज़ाहिर है कि हम अनलिमिटेड नंबर तक इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। हमारे रिसोर्सेज हमेशा जो होते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको यूटिलाइज करना होता है हमने। इसलिए हम जिस हद तक पॉसिबल हो रेप्लिकेशन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स रिपीट द सेम स्टडीज ऑन डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स टू सी इफ दे प्रोड्यूस द सेम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस रिजल्ट ईच टाइम। तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एक ये भी है कि जब आप सेम ट्रीटमेंट को अप्लाई करेंगे अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई स्टैटिस्टिकल डिफरेंस आ रहा है रिजल्ट में या नहीं आ रहा। जैसे आप टी टेस्ट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टी टेस्ट ही लगाना है, तो टी टेस्ट में आप अज्यूम करते हैं कि म्यू इज इक्वल टू दिस और उसके बाद एक रैंडम सैंपल इंडिपेंडेंट सैंपल ड्रा करते हैं और उसकी बेस पे हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो इसी तरह हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा वाई जो है, हमारा रिस्पॉन्स इतना आमतौर पे आता है, ये उसका स्टैंडर्ड है और उसके बाद बार-बार सैंपल लेके हम उसकी सिग्निफिकेंस चेक कर सकते हैं कि क्या वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंट रिजल्ट्स तो नहीं दे रहा। इसके बाद रेप्लिकेशन प्रोवाइड्स सम एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू एस्टिमेट रैंडम वेरिएशन इन रिस्पॉन्स। ये बात पहले हो चुकी है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? नो सर, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का, दैट इज कॉल्ड लोकल कंट्रोल और ब्लॉकिंग। लोकल कंट्रोल और ब्लॉकिंग जो है, ये हम उस वक्त करते हैं जब हमारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं वो होमोजीनियस ना हो, वो डिफरेंट हो और हमें खतरा हो कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट की वेरिएशन की वजह से हमारे रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक एंटीबायोटिक को टेस्ट करना है, कोविड 19 की कोई ड्रग है उसको आपने टेस्ट करना है और आपने कोई 100 पेशेंट्स को चूज किया है, उनके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना है और बाय चांस आपके जो पेशेंट्स हैं वो एक जैसी लिविंग स्टैंडर्ड के या एक जैसे वे ऑफ लाइफ के नहीं हैं। आपके कुछ पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल रफ लाइफ गुजारते हैं, वो एक्सपोज होते हैं, मार्केट में जाते हैं, मतलब शॉपिंग करने जाते हैं, घूमते फिरते हैं बाहर और कुछ पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल घर में अपने आप को पाबंद बाउंड करके रखते हैं। तो अब ज़ाहिर है कि दोनों किस्म के पेशेंट्स के ऊपर जो आपने ड्रग देनी है कोविड की, हो सकता है वो दोनों के ऊपर डिफरेंटली इफ़ेक्ट करे। तो इसका मतलब है ये है कि आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं आपके, वो होमोजीनियस नहीं है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स ज़ाहिर है आपके पेशेंट्स हैं, तो पेशेंट्स की कंडीशन एक जैसी नहीं है और जब आप ड्रग देंगे तो रिज़ल्ट भी डिफरेंट आएँगे। और वो रिजल्ट डिफरेंट इस वजह से नहीं आएंगे कि ड्रग के अंदर कोई डिफरेंस है, बल्कि इस वजह से आएंगे कि जो बंदा खा रहा है मेडिसिन, जो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, वो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो इस फर्क को दूर करने के लिए हम लोकली इस वेरिएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसको कहते हैं लोकल कंट्रोल। लोकली कंट्रोल करने का मतलब है हम खुद से अपने एक्सपेरिमेंट को ऐसे प्लान करते हैं कि रिस्पॉन्स के अंदर जो वेरिएशन आ रही है ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट की वेरिएशन, वो कम से कम हो जाए। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि जिन जो पेशेंट्स एक्सपोज्ड हैं, जिनको ज़्यादा रिस्क है कोविड का, वो एक ग्रुप में डाल लें और जो ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनको दूसरे ग्रुप में डाल लें। तो टोटल जो 100 पेशेंट्स आपने चूज़ किए थे, उनके आपने 2 ग्रुप बना लिए। एक में 30-35 जितने भी हो गए और बाकी दूसरे में, ज़ाहिर है इसमें साइज़ हम खुद से तो बराबर नहीं करेंगे। जितने भी एक टाइप के पेशेंट्स हैं वो एक ब्लॉक में और दूसरे टाइप के पेशेंट दूसरे ब्लॉक में चले जाएँगे। तो ये जो ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप जो है वो इंटरनली होमोजेनियस है।
यानी जो एक्सपोज्ड किस्म के पेशेंट हैं वो सारे एक ग्रुप में हैं, तो उनको हम समझेंगे ये आपस में होमोजीनियस हैं, और जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो दूसरे ग्रुप में हैं, तो वो आपस में होमोजीनियस हैं। लेकिन दोनों ग्रुप जो है वो एक्सटर्नली हेटेरोजीनियस हैं, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन होती है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि हमने असल में ब्लॉक कर दिया है उस वेरिएशन को जो रिस्पांस के अंदर आ रही थी ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट। इसको कहते हैं ब्लॉकिंग। तो एक तो प्रोनाउंसिएशन इसका ठीक कर लें, शायद मैंने पहले भी आपसे पता नहीं जिक्र किया था या नहीं। तो ब्लॉक जैसे रोकना होता है वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वैसे तो ब्लॉक हम जाकिर हुसैन ब्लॉक और मोहम्मद अली ब्लॉक और साइंस ब्लॉक इसको भी कह देते हैं। वो ब्लॉक वो भी उस ब्लॉक के अंदर भी कॉन्सेप्ट वही है। ब्लॉक का मतलब है आपने एक जैसे डिपार्टमेंट्स को एक बिल्डिंग में ला दिया, साइंस वाले सारे डिपार्टमेंट्स एक ब्लॉक में आ गए, तो वो साइंस ब्लॉक कहलाया। हम करना क्या चाह रहे थे, हम समझते थे कि ये डिपार्टमेंट आर्ट्स वाले डिपार्टमेंट से बहुत मुख्तलिफ है, लिहाजा इनको एक ब्लॉक में एक ग्रुप में कर दिया जाए। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। हम यहाँ पे भी ब्लॉक करना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को, उनके अंदर जो वेरिएशन है उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं ताकि रिस्पांस के अंदर वेरिएशन कम आए। तो इसके लिए हमने उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो बाकी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। इन द थ्योरी of the design experiment, blocking is the arrangement of experimental units in groups, and groups are called blocks. They are homogeneous internally and different from each other externally. Typically, a blocking factor is a source of variability that is not of primary interest to the experimenter. ब्लॉकिंग फैक्टर का मतलब है जिस वजह से हम ब्लॉकिंग करते हैं उस वजह को हम स्टडी करना नहीं चाहते होते, वो हमारे लिए प्राइमरी इंटरेस्ट का कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वो हमें तंग कर रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे रिजल्ट्स को इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमने ब्लॉकिंग की कि उसका इफेक्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट के अंदर ना आ जाए। जैसे आप दो किस्म के पार्ट हैं आपकी जमीन के अंदर, एक ज्यादा खेज है, एक कम खेज है, कि रिजल्ट वाला एक वाला और कम वाला एक ब्लॉक बना लो, ताकि जैसे सीड की प्रोडक्शन के ऊपर जो असर ना वो हमें फाइनल वेरिएशन के तौर पे एयर के तौर पर ना है। तो हम फर्टिलिटी को तो स्टडी करने नहीं निकले, हम तो सीड करना चाह रहे हैं, लेकिन फर्टिलिटी की वजह से वेरिएशन आ रही है, यानी प्राइमरी स्टडी फर्टिलिटी स्टडी करना नहीं है बल्कि सीड को स्टडी करना है। लेकिन हमने उसको ब्लॉकिंग फैक्टर के तौर पे यूज किया, जो फर्टिलिटी है, तो उसकी बेस पे हमने दो ग्रुप बना लिया। ब्लॉकिंग फैक्टर क्या है? दिस इज अ नॉइसेंस फैक्टर, also called extraneous variable or extraneous source of variation, is used as a blocking factor. इस बात की समझ आ रही है? जी सर। नॉइसेंस फैक्टर किसको कहते हैं? जो एक्सट्रेनियस सोर्स ऑफ वेरिएशन हो, जो नॉइस क्रिएट करे, यानी ऐसी एरर क्रिएट करे जिसको स्टडी करने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। एक्सट्रेनियस सोर्स ऑफ वेरिएशन है जो हमारा मेन ट्रीटमेंट नहीं है, हमारी ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे रिस्पांस के अंदर चेंज लाने का बायस बन रही है। इसलिए हमने उसकी बेस पे दो ग्रुप बना दिए। Blocks are constructed on the basis of different levels, quantities of blocking factor. For example, in a cancer treatment experiment, the financial condition of patient can be blocking factor. तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल है कि कैंसर के पेशेंट्स बहुत सारे हैं और उनको आप, लेकिन आप उनकी ब्लॉकिंग कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर की ट्रीटमेंट में रिसोर्सेज जो हैं, पैसा जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने उसकी बेस पे दो ग्रुप बना दिए कि कौन से लोग हैं जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं और कौन से हैं जो कम अफोर्ड करते हैं। ब्लॉकिंग टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ नॉइसेंस फैक्टर. Since one block represents one level of blocking variable, response can be compared within block. तो जब हम ब्लॉकिंग करते हैं तो हम ब्लॉक टू ब्लॉक कंपैरिजन में इंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि विद इन ब्लॉक इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ब्लॉक टू ब्लॉक तो लाजमी तौर पे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा अगर उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि विद इन ब्लॉक परफॉर्मेंस क्या है किसी ट्रीटमेंट की।
Blocking used for Nielsen factors that can be controlled. The basic concept is to create homogeneous blocks in which the Nielsen factors are held constant, or they are controlled at desirable level, and the factor of interest is allowed to vary. समझ आ गई इस बात की? हमारा मकसद होमोजेनियस ब्लॉक्स बनाना होता है। हम नॉइसन फैक्टर के एक लेवल की बेस पे एक किस्म की ब्लॉकिंग करते हैं और दूसरे की बेस पे दूसरे ब्लॉक में उसको एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को ले जाते हैं। तो इस तरीके से हम नॉइसन फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। Reducing experimental error. When we control Nielsen factor, we reduce or eliminate the contribution of experimental error contributed by Nielsen factors. जब आप ब्लॉकिंग करते हैं, अगर ब्लॉकिंग रिक्वायर्ड है तो आप देखेंगे कि अनोवा के अंदर जो आपकी एरर है वो रिड्यूस हो जाएगी, और अगर ब्लॉकिंग रिक्वायर्ड है, आपने ब्लॉकिंग नहीं की हुई, तो तब आपकी एरर जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आप एरर को भी रिड्यूस कर रहे हैं। Block a few of the most important Nielsen factors. The general rule is block what you can randomize, what you cannot. Block what you can, randomize what you cannot. बात समझ आ गई है? जिसको आप ब्लॉक कर सकते हैं उसको करें, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉक ए फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइसेंस फैक्टर्स। आपके अगर बहुत सारे नाइसेंस फैक्टर्स हैं, जैसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करनी है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पेशेंट्स के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, जैसे कोविड की सूरत हाल है, वो क्या खाता है, हो सकता है ये भी उसके ऊपर असरअंदाज हो, वो कहाँ बंदा जाता है, हो सकता है ये भी असरअंदाज हो, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, हो सकता है ये भी असरअंदाज हो, उसकी पुरानी बीमारियां कितनी है उसके अंदर, हो सकता है ये भी। इसका मतलब है बहुत सारे नाइसेंस फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंट्रोल करना था कोविड-19 के पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए। तो आपने उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं उनको तो कर लेना है, बाकियों को रैंडमाइजेशन कर देनी है। ब्लॉक व्हाट यू कैन, जिसको आप ब्लॉकिंग कर सकते हैं वो करें, एंड रैंडमाइज व्हाट यू कैन नॉट, जिसकी आप ब्लॉकिंग नहीं कर सकते या जो लेस इंपॉर्टेंट हैं उनको आप रैंडमाइजेशन कर लें। बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। जी सर। चलें जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर।